हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। और आज हम डे 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम जीएस 1 यानी जनरल स्टडीज 1 के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज के दिन हमारा जो सब यूनिट हमने टारगेट किया है दैट इज द सब यूनिट ऑफ हिमाचल हिस्ट्री एंड कल्चर फ्रॉम द यूनिट 1, जो कि यूनिट 1 का सब यूनिट 3 है, राइट। तो आज के इस सेशन में जो 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 2 4 नंबर के, एक 8 नंबर का और एक 20 नंबर का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपने इन क्वेश्चंस को आज मॉर्निंग में डाउनलोड करके उनके आंसर्स जरूर लिखे होंगे। और उन आंसर्स को अब हम इस सेशन के अंदर थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लेंगे और ये देख लेंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को अप्रोच कर सकते थे और उनको ज्यादा बेटर बना सकते थे। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच आई प्रोवाइडेड। ये जो क्वेश्चन था वो हिमाचल की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और जो हमारा सब यूनिट 3 का सिलेबस है, जहां पर ग्रांट्स ऑफ सनद्स के बारे में हमें एग्जैक्टली मेंशन किया हुआ सिलेबस के अंदर, उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया दैट व्हाट वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सनद्स ग्रांटेड बाय द ब्रिटिशर्स टू द हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल। तो जो सनद दी जाती थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हिमाचल की रियासतों को, हिमाचल के रूलर्स को, उनकी यहां पर बात हो रही है। तो बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ये सनद का मतलब क्या मतलब था, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे उस सनद के, उन सनद से जुड़े बेसिक फीचर्स आपको यहां पर लिस्ट डाउन कर देने एक एक करके। तो मैंने सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 नंबर एक क्वेश्चन में 60 वर्ड्स होते हैं आपके पास, तो बिल्कुल टू द पॉइंट आप आंसर के ऊपर जाते हो। तो आप सीधा पहले बताओगे कि सनद जो है वो होता क्या है। सनद एक चार्टर है, वारंट है या डिप्लोमा है, जो कि ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट्स यानी जो हिमाचल की रियासतें थी उनके राजाओं को, उनके चीफ्स को ये सनद देते थे इन रिटर्न ऑफ देयर एलिजेंस। यानी कि आप हमें हमारी जो सुप्रीम सुपीरियोरिटी है उसको आप मान लीजिए, हमारे अंडर आप काम करिए और उसके बदले में हम आपको ये सनद देंगे, हम आपको एक ग्रांट ऑफ पावर देंगे, राइट। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने एक एक करके यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहले ऑब्लिगेटरी इंडिपेंडेंस है। सनद कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो रियासतें थी वो पूरी तरीके से आजाद थी, लेकिन उनको काफी हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई थी, पार्शियल ऑटोनॉमी मिली हुई थी। अगर वो कुछ कंडीशंस को पूरा करते हैं तो उनको ब्रिटिशर्स की तरफ से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं झेलनी पड़ती थी। उन कंडीशंस में अलग अलग रियासतों के लिए कंडीशंस थी, जैसे कि एक ब्रिटिश एनवॉय उनको अपने रियासत के अंदर उनको मेंटेन करके रखना पड़ता था। जो आर्मी ब्रिटिशर्स की है, अगर वो वहां आर्मी रहती है तो उनके सभी खाने पीने का खर्चा उठाना उनको पड़ता था। इसके अलावा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कुछ पार्ट अलग अलग रियासतों के लिए जो डिसाइड होता था वो ब्रिटिशर्स को उनको सुपुर्द करना होता था, और इसके बदले में जो भी इंटरनल डिसीजंस उनको लेने हैं वो डिसीजंस ले सकते थे ये सभी रियासतें। इसके साथ अगर वो रियासतें किसी दूसरी बाहरी शक्ति के साथ, बाहरी किंगडम के साथ वॉर पे जाना चाहते हैं, ट्रीटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनको ब्रिटिशर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे कुछ ऑब्लिगेटरी इंडिपेंडेंस थी उनकी, पार्शियल ऑटोनॉमी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी। ऑब्लिगेशंस क्या थी वो सब मैंने यहां पर लिख दी, जैसे कि ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड गुड्स पास कर रहे हैं तो उनको टैक्स नहीं लगेगा, उनको किसी तरीके का रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा। बेगर लेबर्स, फोर्स्ड लेबर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे उनको ब्रिटिशर्स के कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए। 12 फीट रोड उनको अपनी टेरिटरी में बनानी पड़ेगी। स्टेट्स को ब्रिटिश आर्मी जो है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ब्रिटिश आर्मी में अपने जो लोग हैं वो भेजने पड़ेंगे। कैपिटल पनिशमेंट जो भी वो देंगे उनको कंफर्म करवाना पड़ेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट से, जो ब्रिटिश ऑफिसर शिमला हिल स्टेट्स का सुपरिटेंडेंट वहां पर अपॉइंट किया गया है, उससे जो भी पनिशमेंट्स दी गई हैं, खासतौर पे कैपिटल पनिशमेंट्स दी गई हैं, मौत की सजा जो दी गई है उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड वर टू बी स्टॉप्ड। ये जो कुछ प्रैक्टिसेस थी व्हिच वर नॉट वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एंड स्पेशली फॉर द वुमेन, इन प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना, ये भी इस पर्टिकुलर सनद के अंदर उन्होंने फीचर रखा हुआ था, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहां पर लिख देंगे, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर किया होगा। आप देख लीजिए कि इसमें से कोई पॉइंट्स आपने अपने आंसर के अंदर मिस किया है तो उसको आप इंक्लूड कर लेंगे, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ हिमाचल। डिस्क्राइब करना है मेन फीचर्स ऑफ वुडन विलेज टेंपल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के अंदर जो वुडन विलेज टेंपल्स हैं उनके मेन फीचर्स को यहां पर आपको डिस्क्राइब कर देना है। हिमाचल के अंदर हम जानते हैं कि जितने भी अलग अलग गांव होते हैं उन गांव के अंदर खास तौर पे एक कम्युनिटी टेंपल, एक विलेज टेंपल जरूर होता है, और जो हिमाचल का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, वुडन टेंपल्स का आर्किटेक्चर है, उसको फॉलो करते हुए टेंपल्स हिमाचल के विलेजेस के बीच में बनाए जाते हैं। तो हम उनके बारे में लिख देंगे कि इट्स अ लैंड ऑफ न्यूमरस ट्राइबल लोकल पिलग्रिमेज सेंटर्स। सेवरल हिंदू टेंपल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे वुड है, वुड जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मटेरियल है बिकॉज इट इज इजिली अवेलेबल थ्रू आउट द हिमाचल, राइट। हिमाचल के पूरे हिस्से में आपको वुड जो है वो लोकल नेचुरल रिसोर्स के तौर पे अवेलेबल रहता है। दैट इज व्हाई वुड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है टेंपल कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। टेंपल्स वर सेंट्रली प्लेस्ड इन द विलेज विद ओपन स्पेस अराउंड फॉर द रिलीजियस पर्पसेस एंड गैदरिंग्स।
गांव के बिल्कुल बीचों बीच ये मंदिर बनाए जाते हैं। आज भी आप किसी भी हिमाचल के गांव में आप जाते हैं तो वहां गांव के बीच में आपको एक टेंपल स्पेस जरूर देखने को मिलता है, और इस टेंपल स्पेस के आसपास की जो जमीन है वो कम्युनिटी लैंड होती है, किसी प्राइवेट की, फैमिली की या इंडिविजुअल की लैंड नहीं होती है। और इसके ऊपर जो भी रिलीजियस गैदरिंग फेस्टिवल्स आपको करने हैं, रिलीजियस प्रोसेशंस करनी है, वो वहां पर आप करते हैं। वुडन टेंपल जो हार्ट ऑफ द विलेज में बनाया जाएगा, यूजुअली इट इसको भंडार के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और इस भंडार में हम अपनी विलेज कम्युनिटी की रिपोजिटरी की तरह भी यूज करते हैं। पूरे विलेज के जो कॉमन रिसोर्सेज हैं उसको वहां पर डिपॉजिट करने के लिए भी हम लोग ट्रेडिशनली इस्तेमाल करते आए हैं इन टेम्पल्स को। इन भंडार टेम्पल के खुद के ट्रेजर के साथ साथ पीपल अपने खुद के प्राइवेट ट्रेजर्स भी जो है वहां पर डालते हैं। जैसे कि अगर कोई गांव की ऐसी फैमिली है, कोई ऐसा हाउस होल्ड है जिसके कुछ प्रेशियस बिलोंगिंग्स हैं जिनको सिक्योर करना घरों के अंदर उतना पॉसिबल नहीं है, तो वो टेंपल में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और इसके कई कारण है, क्योंकि टेंपल को सिक्योर करना इज मच मोर इजियर देन सिक्योरिंग एवरी हाउस इन द विलेज। और ऊपर से बिकॉज टेंपल्स रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहां पर ज्यादातर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो भी टेंपल्स का रिस्पेक्ट करते हुए दे डू नॉट वांटेड टू मेक द डेटी ऑफ द टेम्पल वेरी एंग्री। वो देवता जो है मंदिर के, उनको गुस्सा नहीं करना चाहते, उनको क्रोधित नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाई टेम्पल्स वर लार्जली लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल क्रिमिनल एलिमेंट्स। जब तक बाहरी कोई शक्तियां आकर के गांव के ऊपर या नेटिव रियासतों के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया, तब तक टेम्पल्स के ऊपर जो खतरा था वो बहुत ज्यादा हिमाचल के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। इसके कुछ एग्जांपल्स में फाइनली आप दे देंगे, जैसे लक्षणा देवी टेंपल है भरमौर का, शिव शक्ति टेंपल है छतरारी का, या मारकुला टेंपल है उदयपुर में लाहौल के अंदर, दक्षिणेश्वर महादेव टेंपल है निर्माण में। तो ये ऐसे कुछ टेंपल्स हैं जो कि फेमस टेंपल्स भी हैं, साथ ही विलेज के टेंपल्स भी हैं। और इसी के साथ साथ हर विलेज के अंदर आपको टेंपल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ विलेजेस के टेंपल्स जो हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक आर्किटेक्चर, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस, वो ज्यादा फेमस हो गए एज कंपेयर टू अदर टेंपल्स, राइट। इसके बाद तो ये पूरा अप्रोच आपने देख लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेंपल्स के बारे में आपने मेन फीचर्स बता दिए, वुड के बारे में बता दिया, भंडार के बारे में बता दिया, एज अ लोकल रिपोजिटरी आपने बता दिया, और उसके बाद आपने कुछ एग्जांपल जरूर यहां पर आपको देने पड़ेंगे। तो जब भी आप हिमाचल से जुड़े क्वेश्चंस को आंसर करो जहां पर टेंपल आर्किटेक्चर या सोशल कस्टम्स की बात हो रही है, तो एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी हैं। एग्जांपल्स देकर ही आप अपने आंसर्स को जो है लेजिटिमेसी दे सकते हो, उसके अपने प्रूफ को ऑथेंटिसिटी दे सकते हो। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पर 8 मार्क्स का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, that describe the influence of various dynasties and rulers on temple architecture in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के टेंपल आर्किटेक्चर में जो अलग अलग राजा और अलग अलग राजशाहियां आई हैं, उनके क्या इन्फ्लुएंस रहे हैं, क्या प्रभाव उनका रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोलेंगे कि हिमाचल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे अलग अलग रूलर्स ने राज किया है, जिनके इंपैक्ट आपको लोकल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। जैसे राजपूत रूलर्स का इंपैक्ट है, गुप्तास, चंडेलास जो कन्नौज से आए, गुर्जर प्रतिहार आए, पाला रूलर और बंगाल आए, इनके टेंपल आर्किटेक्चर से मिलता जुलता हमें राजपूत रूलर्स का इंपैक्ट देखने को मिलता है हिमाचल के टेंपल आर्किटेक्चर पे। तो जब भी ये राजपूत डायनेस्टीज प्लेन्स में से हिमाचल की तरफ आती थी, वो अपने साथ टेंपल आर्किटेक्चर को भी लेकर आती थी, और उन्होंने टेंपल आर्किटेक्चर का खास तौर पर जो नगरा स्टाइल है उसको यहाँ हिमाचल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फिर बात आ जाती है अबाउट द सिख इन्फ्लुएंस। सिख इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, सिख जब लोअर इंडस प्लेन्स के अंदर सिख एम्पायर और सिख जो डिफरेंट रियासतें थी वो जब डेवलप होने लगी, तो उनका इंपैक्ट आपको हिमाचल के अंदर भी देखने को मिलता है। सिख मिलिट्री एम्पायर के राइज करने के बाद जो राजा रणजीत सिंह के अंदर राइज हुआ है, ऑल सिख रूलर्स दे वर आल्सो वेरी मच एडमेंट अबाउट देयर ओन फेथ, सिखिज्म के साथ भी, लेकिन जो हिंदू रिलीजन है उसको लेकर की भी उनकी जो रिस्पेक्ट है वो काफी अच्छी रहती थी। दैट इज व्हाई उन्होंने ना सिर्फ अपने गुरुद्वारे बनाए हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन उन्होंने जो हिमाचल के अंदर मंदिर थे उनको भी रेनोवेट किया, और जब उनको रेनोवेट किया तो उन्होंने अपने आर्किटेक्चर को वहां पर उसकी जो छाप है वो वहां पर छोड़ दी। तो जैसे हम कह रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी टेंपल का जो डोम है, जो गुंबद है, उसको रेनोवेट करवाया, ठीक है, उसको गोल्ड प्लेटेड करवाया। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रजेश्वरी टेंपल बाय देशाजिंग मजीठिया। तो उन्होंने ये एग्जांपल्स आप कुछ लिखेंगे कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग टेंपल्स थे उनको रेनोवेट करवाया, उनके डोम्स को बनवाया, उनको गोल्ड प्लेटिंग करवाई, और उनके कई जैसे टेंपल्स थे उनके अराउंड जो पॉन्ड्स है, उन पॉन्ड्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो सिखिज्म के टाइम पे हुई है, सिखिज्म एम्पायर के इन्फ्लुएंस के दौरान हुई है। फिर मुगल इन्फ्लुएंस आ जाता है। जब पहाड़ी राजा मुगल्स के पैटर्नेज के अंदर आते हैं तब भी उनका इंपैक्ट आपको टेंपल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जैसे डोम स्टाइल आपको सारा टेंपल्स में देखने को मिल जाएगी, खासतौर पे लोअर हिमाचल में। इसके बाद जालीदार विंडोज, डोर्स, कैलीग्राफिक आर्ट, ये सारी चीजें जो है वो ओरिजिनली मुगल्स से उठा करके हमने हिमाचल के टेंपल्स के अंदर डाली हैं।
राइट। फिर टिबेटन इन्फ्लुएंस आपको अपर हिमाचल में देखने को मिलेगा, खासतौर पे जो लाहौल स्पीति का एरिया है, किन्नौर का और चंबा का रीजन है, वहां पर आपको देखने को मिलता है, और वो भी बिल्कुल नॉर्थ ऑफ हिमाचल में, जहां पर पगोड़ा स्टाइल का डिस्टिंक्ट टेंपल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो इंडिया के किसी और हिस्से में नहीं है। ये सारा जो पगोड़ा आर्किटेक्चर है और पिरामिडल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, वो इंस्पायर्ड है टिबेटन आर्ट से। तो मेनी मोनेस्ट्रीज, गोम्पास और टेंपल्स वो इस तरीके के आर्किटेक्चर को जो है अडोर्न करते हैं, जिसमें ताबू मोनेस्ट्री का एग्जांपल आप दे सकते हो, गुरु घंटाल और त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है, इसका आप एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं। ठीक है। लास्टली क्वेश्चन नंबर 4, जो 20 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दैट वाज रिलेटेड टू द कैंटोनमेंट्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल। अगेन कैंट्स जो हिमाचल में एस्टैब्लिश की गई है, वो भी सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो मैंने यहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन के आंसर को यू कैन आल्सो यूज एज योर नोट्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच ड्रोव ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश कैंटोनमेंट्स इन हिमाचल। हिमाचल के अंदर इतनी सारी कैंटोनमेंट्स बनने का कारण क्या है? कुछ फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कैंटोनमेंट्स हिमाचल के अंदर बनाई हैं। तो वो फैक्टर्स क्या थे, वो आपको पहले एक्सप्लेन करना है। यह है क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस सच कैंटोनमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल, कि कुछ फैक्टर्स बताओ, कारण बताओ कि क्यों ब्रिटिशर्स हिमाचल के अंदर आकर अलग अलग जगहों पर अपनी जो छावनियां हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो बतानी है, वो ये बतानी है कि कुछ ऐसी कैंटोनमेंट्स जो हिमाचल के अंदर एस्टैब्लिश की गई, उनके बारे में आपको बता देना है। सम ऑफ दीज कैंटोनमेंट्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में 4 टाइप की सेटलमेंट्स उन्होंने प्राइमरली बनाई हैं, जिसमें प्रोविंशियल कैपिटल थी, कैंटोनमेंट थी, हिल स्टेशन थे और रेलवे टाउन्स थे। अब इसमें हिमाचल के अंदर हमें कैंटोनमेंट और हिल स्टेशन के बहुत बड़े नंबर जो देखने को मिलते हैं, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे डेवलप हुए हैं। ठीक है। और फिर मैंने कैंटोनमेंट की डेफिनेशन दे दी। मैंने कहा कि इनक्लोज्ड एरिया है, अदर एरिया से थोड़ा सेपरेटेड रहता है, और इसमें हम कैंटोनमेंट प्लान्स के द्वारा डेवलपमेंट करते हैं। यूजुअली जो मिलिट्री है, डिफेंस फोर्सेस है, वो अपने पर्पसेस के लिए कैंटोनमेंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें अब ब्रिटिशर्स क्यों आए हैं कैंटोनमेंट्स लेकर के हिल स्टेट्स के अंदर, इसके फॉलोइंग रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है, हेल्थ कंसिडरेशन। ब्रिटिशर्स आते हैं ठंडे क्लाइमेट से, और पूरा भारत जो है वहां पर आपको काफी ट्रॉपिकल यानी गर्म क्लाइमेट देखने को मिलता है। हिमाचल जैसे एरियाज के अंदर यू गेट टू सी अ कूलर क्लाइमेट, जो कि ब्रिटिशर्स के होम के क्लाइमेट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो हमने वहां देखा कि हेल्थ जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हॉस्टाइल इंडियन क्लाइमेट है, यहाँ पर धूल है, गर्मी है, इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी ब्रिटिश ट्रूप्स को, और इसीलिए उनको कूल ब्रिटिश क्लाइमेट जैसा कोई रीजन चाहिए था। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, कॉलरा, ऐसी बीमारियां जो ज्यादातर गर्म और ह्यूमिड इलाकों में बनती हैं, ब्रिटेन में ये बीमारियां बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलती। इस वजह से भी हिमाचल जैसे कूलर क्लाइमेट में आकर के लोग स्टैब्लिश होना चाहते थे, अपने ट्रूप्स को रखना चाहते थे, ताकि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन से जो ट्रूप्स हैं उनमें ये बीमारियां ना फैलें। इसीलिए कसौली, डलहौजी, दाक्षाई एक्सेट्रा जैसे जो कैंटोनमेंट्स हैं वो सेटअप की गई। ठीक है। तो हेल्थ की बात आ गई। फिर बात आ गई कि नॉर्थ इंडिया जो है वो रिवोल्ट, वॉर और मूवमेंट जो थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसका हॉटबेड था। अगर हम जितनी भी रिबेलियंस या रिवोल्ट्स देखें, वो ज्यादातर हमें नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में देखने को मिली। इसके ऊपर से जो आउटसाइड पावर्स से अटैक होते थे, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे वो पर्शिया हो, चाहे वो चाइनीज या टिबेटन रिबेलियंस हो, ये सारे अटैक्स भी हमें नॉर्दर्न साइड से होते थे। तो जो कैंटोनमेंट्स थी, जो डिफेंस फोर्सेस थी, उनका एक बड़ा हिस्सा हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होना जरूरी था। इस वजह से भी हमने यहां पर, मैंने एग्जांपल आंसर के अंदर लिखा है एकदम क्रोनोलॉजी में, कि गुरखास का चैलेंज आ रहा है हमें। ठीक है। इसके अलावा इसीलिए हमने सुबाथू, कसौली, मलाऊ और शिमला में हमने जो है कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है। एंग्लो सिख वॉर हुआ, सिख्स ने रिबेलियन किया, उसकी वजह से भी जो हमें कैंटोनमेंट्स है वहां पर अपनी बनानी पड़ी। सिपाही म्यूटिनी हुई 1857 की, तो उसमें भी जो लार्ज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स थी, जैसे कि डलहौजी, बकलो या योल, ये भी उसी सिपाही म्यूटिनी के बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बनाई, ताकि जब भी जरूरत पड़े बहुत क्विकली अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जा सके नॉर्थ इंडिया के अंदर। फिर बात आती है कि शिमला को समर कैपिटल बना दिया गया था। समर कैपिटल शिमला बनाई गई, उसका भी एक मेजर कारण था क्योंकि क्लाइमेट शिमला का बहुत ज्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू दी अदर इंडियन क्लाइमेट्स, और वो ब्रिटिशर्स के क्लाइमेट से काफी मेल खाता था। तो हमने कहा कि सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस वो कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर दी गई, और जब इसलिए मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स भी जो है जब शिमला शिफ्ट किए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर कैंटोनमेंट्स बनानी पड़ेंगी। उसके बाद गुरखा बटालियन जो है ब्रिटिश आर्मी की, वो ट्रीटी ऑफ सगौली जब हुई थी, तो उसके बाद गुरखास को रिक्रूट करने की बात कर दी गई थी कि ब्रिटिश फोर्स के अंदर गुरखास को जो है मैंडेटोरली उनको जॉब दी जाएगी, उनको रिक्रूटमेंट दी जाएगी, और गुरखास को हिली एरियाज के अंदर रहना और ट्रेन करना ज्यादा उनके लिए अच्छा था, और इस वजह से भी हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और कैंटोनमेंट्स को हिली रीजन्स के अंदर बनाना पसंद किया। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि नेपाल,
कश्मीर, लद्दाख, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इसके साथ लगती हुई ये हमारी लोकेशंस हैं। और इस वजह से ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था कि ये नॉर्थ से अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए भी सारी कैंटोनमेंट बहुत जरूरी थी। तो ये सारे फैक्टर्स आप एक एक करके लिखेंगे और प्रायोरिटी में लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था हेल्थ का कंसिडरेशन, राइट। उसके बाद बात आ जाती है हमारे दूसरे फैक्टर्स की, जैसे कि समर कैपिटल हम लोग बना रहे हैं, हम लोग गुरखास को इसके अंदर डाल रहे हैं, हम लोग जो लोकल रिबेलियंस होने वाले हैं उसको क्वेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो आउटसाइड बॉर्डर से होने वाले इंटरफेरेंस है उसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ फिर मैंने लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, जिसमें कुछ कंटोनमेंट्स के बारे में बताना है, एक एक करके मैंने सुबाथू, कसौली, दाक्षाई, वलून और योल कंटोनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को यहां पर मेंशन कर दिया है। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई ज्यादा एनालिटिकल में चीज नहीं है। जो भी आप अपने नोट्स के अंदर पढ़ते हैं अबाउट ऑल दीज कंटोनमेंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर एक एक दो लाइन के अंदर लिख दी है, राइट। और इस तरीके से आपका ये आंसर यहां पर कंक्लूड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपने चारों आंसर्स को एक बार लिख कर जरूर देखा होगा, और इन चारों आंसर्स की आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, और इन आंसर्स जो मैंने आपको दिए इंडिकेटिव, इनके साथ मैच करके जो भी मिसिंग चीजें हैं उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, और अपने आंसर्स का अप्रोच जो है उसको और बेटर करते जाइए। लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। इसमें मदद करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने आपके लिए मेंस क्रैश कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। इन दोनों कोर्सेज के अंदर हम आपके टेस्ट जो है उनको खुद इवैल्यूएट करके पर्सनल फीडबैक भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, आपको सेक्शन वाइज जीएस 1 2 3 वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। तो जो भी टेस्ट आप लिखते हो उनकी आपको पूरी इवैल्यूएशन मिलती है, पर्सनल फीडबैक मिलता है कॉल के ऊपर, जहां पर हम आपको बताते हैं कि आपके आंसर के अंदर क्या सही या क्या गलत चीजें थी और कैसे उसको बेटर इंप्रूव किया जा सकता है। तो डू नॉट वेट मच लॉन्गर। मेंस की डेट काफी करीब आ चुकी है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है और ज्यादा तसल्ली से और अच्छे पर्सनल फीडबैक के साथ, तो यू कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज, और उसका आंसर उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।